Are you Okay, able ma'am. to see the screen, students? Yes, ma'am. Cool. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो कल हमने पढ़ा था तो अभी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. ओके. कई सारे सिंबल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये अपने जो मुगल लोग थे जो पेंटिंग्स ये बनवाते थे या जो ये चीज़ें क्रॉनिकल्स में इंक्लूड करवाते थे जिनके अंदर भी पेंटिंग्स होती थी, तो वहाँ पर ये क्या करते थे, अपने आप को एज अ, वो तो मैंने आपको बताया ही था कि ये अपने आप को एज अ गॉड्स मैसेंजर देखा करते थे, बताया करते थे कि हमें यहाँ पे भेजा गया है रूल करने के लिए. साथ ही जो आइडिया है जस्टिस का कि किस तरीके से हम न्याय करते हैं लोगों के साथ में, उसका भी ये रिप्रेजेंट करवाते थे. ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक पेंटिंग दी गई है फिगर 9.7 में, जहाँ पर एक पेंटिंग है, उसमें बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि जहांगीर जो है एक ऐसे फिगर को शूट कर रहा है. ये जहांगीर है, ठीक है, और ये एक ऐसे फिगर को शूट कर रहे हैं जो क्या है, जो किस चीज़ को सिम्बलाइज करवा रहा है, क्या बता रहा है कि ये है पोवर्टी. ठीक है. ये क्या एक ह्यूमन नहीं है, इसको ब्लैक डार्क क्लाउड में इसीलिए दिखाया गया है जिससे ये बता सकें कि ये एज अ ह्यूमन नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है. ठीक है. और यहाँ पर ये बता रहा है पोवर्टी, गरीबी को, और जहांगीर जो है वो बुराइयों का नाश कर रहे हैं एक तरीके से, यानी कि गरीबी का नाश कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ में न्याय कर रहे हैं, उस तरह का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ये है मोड ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यानी कि आपके लिटरेचर के अंदर भी एक टर्म होती है एलिगरी, उसको दर्शा रहा है, जहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है बट वो एग्जैक्टली उसकी जो क्वालिटीज हैं वो किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, डार्कनेस से रिलेटेड है. ठीक है. अब है इस पैराग्राफ को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. A number of symbols were created for visual representation of the idea of justice, which came to stand for the highest virtue of Mughal monarchy. कई सारे सिंबल्स जो हैं वो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये चीज़ जो है, एक होता है ना कि आप किसी से डायरेक्ट बात ना कहकर के आप उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें आपको कई दिखेंगी मुगल मोनार्की के अंदर. ठीक है. One of the favorite symbols used by artists was the motif of the lion and the lamb peacefully nestling next to each other. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि आपको एक इस फिगर में भी, जो फिगर पॉइंट 9.7 है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा एक लायन है और गोट है, ये साथ में है. ठीक है. ये इनका बहुत ही कॉमन सिंबल था, जहाँ पर आर्टिस्ट जो है इस चीज़ को दर्शाते थे कि अलग अलग किस्म के लोग जो हैं वो भी साथ में रहते हैं. ऑल्दो लायन जो है उसका फूड होता है गोट, ठीक है, या लैम जो है उसका फूड होता है, फिर भी यहाँ पे इनके जो इनके राजा हैं उनकी शरण में दोनों ही लोग पीसफुली रह रहे हैं, कोई किसी पर अटैक नहीं कर रहा, ये इनको दर्शाने का जरिया है. ठीक है. ये बताना चाह रहे हैं ये इस पेंटिंग से, इस सिंबल से. Or this was meant to signify the realm where both the strong and weak could exist in harmony. यहाँ पर मैंने जैसे भी आपको बताया वही है कि स्ट्रांग हो व्यक्ति या वीक हो, दोनों ही जो है भाईचारे के साथ, हारमोनी के साथ, पीसफुली इनकी उसमें realm यानी कि इनके किंगडम में आसानी से रह सकते हैं. यहाँ पे इनका ये मोटिव है. कोर्ट सीन्स जो है कई बार उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बादशाह नामा, जो लिखा हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है एकदम एम्परर के थ्रोन के नीचे. फिगर 9.6 में आपको ये देखने को मिल जाएगा. ये 9.6 है. ठीक है. यहाँ पे जो बादशाह का थ्रोन है उसके नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा. हालांकि इन्होंने पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया है कि कहाँ पर वो रखा हुआ है. बादशाह नामा. ठीक है. Court scenes from illustrated Badshahnama place such motives in a niche directly below the emperor's throne. एम्प्रर के थ्रोन के नीचे, यानी कि उसके सिंहासन के नीचे ही बादशाहनामा रखा हुआ है. इस पैराग्राफ के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो अभी आप पूछ सकते हैं.
किसी को भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो पैराग्राफ जो भी हमने पढ़ा है, तो अभी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. ओके, देन वी हैव कैपिटल्स एंड कोर्ट्स. कैपिटल सिटीज रही हैं इनकी, ठीक है. और राजा टू राजा ये चेंज भी होती आई है. अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर का जो हार्ट होता था वो कैपिटल सिटी में माना जाता था, जहाँ पर सारे कोर्ट यानी कि जो उनकी कोर्ट लगती थी वो सैम्बल होती थी. कैपिटल सिटीज़ जो है वो फ्रीक्वेंटली शिफ्ट होती रहती थी 16 से 17 सेंचुरी के बीच में. बाबर ने जो है कैपिटल ली थी लोधी से, और उसको जो कैपिटल ऑफ आगरा थी वो शिफ्ट कर लिया था. देन 4 साल इस तरह से मूव होती रही है इनकी कैपिटल. और अकबर जो है उन्होंने फोर्ट ऑफ आगरा को कंस्ट्रक्ट कराया था रेड स्टोन में, और उसके साथ में उन्होंने कुछ रीजन्स भी ऐड किए थे, ठीक है. वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके, तो द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज इट्स कैपिटल सिटी वेयर द कोर्ट असेंबल्ड. अब जैसे कि हमारे 20 प्रेजेंट टाइम से आप इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आजकल किसी भी देश में आप जाएंगे तो वहाँ की जो कैपिटल होगी उस देश की, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड होगी, अच्छी तरीके से मेंटेन्ड होगी, सारी चीज़ें वहाँ पर अप टू डेट होंगी, टेक्नोलॉजी से वो पूरी तरह वेल वर्स्ड होगी. तो उसी तरीके से जब इनके ज़माने में कोई ये कैपिटल चूज करते थे तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होती थी. और उस एम्पायर का, वो मुगल एम्पायर यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो एज इन उसकी सबसे इम्पोर्टेंट सिटी की तरह देखी जाती थी, और वो पूरी तरीके से अच्छे से वहाँ पर सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन होती थी, और वहाँ पे कोर्ट भी लगता था. The capital cities of the Mughals frequently shifted during the 16th and 17th century. Capital cities जो है मुगल्स की वो लगातार शिफ्ट हो रही थी 16 से 17 सेंचुरी के बीच में. जो भी राजा आता था वो अपने हिसाब से किसी भी उसकी जो फेवरेट सिटी होती थी उसको वो कैपिटल सिटी बना देता था. Baba took over the Lodhi capital of Agra, though during the 4 years of his reign the court was frequently on the move. अब बाबर ने लोधी से जीती थी जंग, और उसके बाद में आगरा को उन्होंने कैपिटल बना दिया था. इनके 4 साल के पीरियड के अंदर इनकी जो कोर्ट थी वो लगातार मूव कर रही थी, यानी कि वो शिफ्ट हो रही थी, कोर्ट मूव हो रही है, ठीक है. फिर 1560 के अंदर अकबर आए. ड्यूरिंग द 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद द रेड सैंडस्टोन क्वेरिड फ्रॉम द एडजॉइनिंग रीजन्स. अब जब अकबर आए 1560 के अंदर, तब उन्होंने जो आगरा का किला था उसको रेड सैंडस्टोन से बनवाया था, जिससे बाकी रीजन्स भी जुड़ रहे थे. अब इनके जैसे कि हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देखा है कि जैसे टेम्पल वगैरह को ये मेंटेन करवाते थे, उसके साथ साथ ये इस तरह की आलीशान चीज़ें बनवाते थे, बड़ी बिल्डिंग्स ये इसलिए बनवाते थे अपना वो दिखाने के लिए, वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए. उसी तरीके से बाकी बिल्डिंग्स का भी ये निर्माण करवाते थे. अब उसमें फोर्ट्स भी इंक्लूडेड होते थे. अब 1570 के अंदर वो डिसाइड करते हैं अकबर कि वो एक नई कैपिटल बनवाएंगे जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी. और इसीलिए वहाँ पर सीकरी जो है वो लोकेटेड है, डायरेक्ट रोड जो जाता है उसका अजमेर की तरफ जाता है. और सीकरी को उन्होंने कैपिटल इसलिए बनवाया था क्योंकि आसानी से वो दरगाह जो है यहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहाँ पर वो विजिट कर पाए, और वो एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रमेज सेंटर था. इसीलिए भी उन्होंने इसके आसपास ही कैपिटल शिफ्ट कर ली थी. मुगल एम्परर्स जो हैं वो क्लोज रिलेशनशिप में रहते थे, मतलब उनका अच्छा रिलेशनशिप रहता था सूफीज से, ठीक है. जो चिश्ती सिलसिला हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, उससे रिलेटेड ये आप कर सकते हैं कि इसीलिए भी ये अपनी कैपिटल आसपास बनवाते थे कि आसानी से, क्योंकि चिश्ती जो सूफीज हुआ करते थे वो अधिकतर इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे वहीं पर इनको मिलते थे, जो खानखा हुआ करता था वहाँ पर मिलते थे. तो इसीलिए ये आसपास इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी. अब अकबर ने वहाँ पर एक वाइट मार्बल टोम बनवाया था शेख सलीम चिश्ती के लिए, ठीक है, और जो कि एक बहुत ही अच्छा मॉस्क है सीकरी में, ठीक है. In the 1570s, he decided to build a new capital फतेहपुर सीकरी. 1570s में इन्होंने नई कैपिटल बनवाने का सोचा जो थी फतेहपुर सीकरी में.
One of the reasons prompting this may have been that Sikri was located on the direct road to Ajmer, where the Dargah of Sheikh Moinuddin Chishti had become an important pilgrimage center. एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो बोला जाता है कि इन्होंने सीकरी को कैपिटल क्यों चूज़ किया था, वो ये भी है कि अजमेर पास में पड़ता है, सीधा रास्ता है अजमेर के लिए सीकरी से, और वहाँ पर दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर था, इसीलिए भी इन्होंने फतेहपुर सीकरी को नई कैपिटल के तौर पे चुना था. The Mughal emperors entered into a close relationship with Sufis of the Chishti Silsila. और मुगल राजा जितने भी हुए हैं वो उनका खास रिलेशन रहा है सूफी लोगों से. अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइट मार्बल टूम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क एट सीकरी. अब अकबर ने कंस्ट्रक्शन करवाया, एक सफ़ेद मार्बल जो है उसका टूम बनवाया शेख सलीम चिश्ती के लिए, जो किसके पास में है, एक बहुत ही अच्छे फ्राइडे मॉस्क जो है सीकरी पे, उसके पास में बनवाया उन्होंने. टूम बनवाया है मॉस्क के पास में. एक एनॉर्मस आर्क गेटवे है जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा, जो जिसका मतलब ये था विजिटर्स के लिए कि मुग़ल विक्ट्री जो है गुजरात के अंदर, जब इन लोगों ने गुजरात को जीत लिया था तो उसकी शान में इन्होंने ये बनवाया था. ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके No, ma'am, no problem. ओके कूल. तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है ये विक्ट्री दिखाने के लिए था. अब इसको आप, अगर मैं आपके आसपास से एक वो दूं कि जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है बट आप समझ सकते हैं कि जैसे मेयो कॉलेज का नाम सुना है आपने? Yes, ma'am. तो जब Yes, ma'am. अजमेर के अंदर है ये मेयो कॉलेज, जब ये यहाँ पर पहला एक राजकुमार आया था पढ़ने के लिए 5th क्लास के अंदर, अलवर का राजकुमार आया था. ठीक है, तो उसकी स्वागत के लिए वहां पर एक गेट बनवाया गया था जो आज भी है. ठीक है, रास्ते में ही पड़ता है, मयूर स्कूल से पहले है. उसका नाम रखा गया, उस जगह से वो नाम इन्फ्लुएंस्ड हुई और उसका नाम रखा गया अलवर गेट, क्योंकि अलवर का राजकुमार फर्स्ट टाइम पढ़ने आ रहा था, पहला बच्चा था वो जो इस मेयो कॉलेज में पढ़ने आ रहा था, इसलिए. तो जब ये किसी बच्चे के आने पर वो बनवा सकते हैं, ठीक है, पहले के ज़माने में, तो आप ये समझ ही सकते हैं जब ये इनकी विक्ट्री यानी कि इनको जीत हासिल हुई थी जब गुजरात के ऊपर, तो इन्होंने क्या बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और इसका ये आग गेट है. ठीक है, पिक्चर दी हुई है आपको 9.8 फिगर में बुलंद दरवाजे की, जो फतेहपुर सीकरी में है. ये बहुत ही मॉन्यूमेंटल साइट है एक अच्छी तरीके से, और ये सिर्फ इसलिए कंस्ट्रक्ट कराई गई थी क्योंकि ये जीत गए थे. अब ये जो एक्टिविटीज़ होती थी जहाँ पे ये मोनार्कल कल्चरल्स को दर्शाते थे, ठीक है, कई सारे रूलर्स की केसेस में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत ही अपनी डायनेस्टिक पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज को ये दर्शाते थे. मुस्लिम रूलर्स जो हैं वो इस तरह के कई चीज़ों का निर्माण करवा चुके थे. ठीक है, और वो कहीं ना किसी चीज़ से लिंक्ड होती थी. Building activity in monarchical cultures, as you have seen in the case of earlier rulers, was the most visible and tangible sign of dynastic power, wealth and prestige. वही अपनी पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज को दर्शाने का एक जरिया होता था ये. In the case of Muslim rulers, it was also considered as an act of piety. और मुस्लिम जो रूलर्स हुआ करते थे उनकी इस तरह की चीज़ें बनवाने का एक और चीज़ मानी जाती थी कि ये किस तरह का इनका एक्ट है, एक्ट ऑफ पाइटी, यानी कि एक रिलीजियस एक्ट दिखाने के लिए, यानी कि ये धर्म से भी जुड़े हुए हैं और सबके धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, टेम्पल्स बनवा रहे हैं, मॉस्क बनवा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बनवा रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हुआ करता था. ओके, फिर 1648 के अंदर जो कोर्ट थी, ठीक है, आर्मी थी या हाउस होल्ड था, वो मूव कर गया आगरा से नई जगह पे, कम्प्लीटली इम्पीरियल कैपिटल जो थी, नई कैपिटल बनाई थी शाहजहानाबाद, जिसको अब दिल्ली भी बोलते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे नया इन्होंने आगरा से शिफ्ट कर लिया था अपना सारी चीज़ें, और जो पुरानी सिटी थी दिल्ली की, उसको इन्होंने इम्प्रोवाइज करके यानी थोड़ा इम्प्रूव करके शाहजहानाबाद का नाम दिया था. वहाँ पे रेड फोर्ट भी बनवाया, जामा मस्जिद भी बनवाई. ठीक है,
बाजार्स भी बनवाए और कई बड़े घर बनवाए नोबिलिटी यानी कि जो नोबल लोग थे उन लोगों के लिए, जो हाई प्रोफाइल लोग थे इनकी कोर्ट से रिलेटेड या इनके राजा लोग जो होते थे उनसे, उनके खास जो लोग होते थे उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनवाई। ठीक है। In 1648, the court, army, and the household moved from Agra to new completely imperial capital शाहजहानाबाद. याद रखेंगे, आगरा से ये मूव कर गए शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद क्या है, नया इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके दिल्ली को ही नाम दिया था. It was a new addition to the old residential city of Delhi. इसका नया एडिशन था ये. ठीक है, जो पुरानी दिल्ली थी उसके अंदर नया एडिशन करके शाहजहानाबाद नाम दे दिया था. यहाँ पे बनवाए गए थे विद द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, अ ट्री लाइन्ड एस्प्लेंडे विद बाजार्स. इसके अंदर 3 लाइन का क्या था, एस्प्लेनेड, और उसके साथ में बने हुए थे बाजार भी बनवाए थे जैसे कि चांदनी चौक, एंड स्पेशियस होम्स फॉर द नोबिलिटी, और बड़े बड़े घर बनवाए थे जो लोग इनके नोबल थे यानी कि इनके कोर्ट में बैठा करते थे, जैसे मंत्री वगैरह हुआ करते थे या खास हुआ करते थे, उसके सामने ही बनवाए थे. 3 लाइन का एक बड़ा मैदान हुआ करता है, उसको बोलते हैं एस्प्लेनेड. Shahjahan's new city was appropriate to a more formal vision of grand monarchy. अब शाहजहाँ की जो नई सिटी बनाई गई थी वो एक बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से बनाई गई थी कि बताया जा सके कि कौन पावर में है और कौन जो है आपका रूलर है, वो दर्शाने के लिए ये सब चीज़ें बनवाई गई थी. जैसे इसको अगर आप आज के ज़माने में कंपेयर करें तो आज भी कुछ जो लोग हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर आज भी मोनार्की चल रही है, रूलर है वहाँ पर, राजा लोग हैं. ठीक है, तो वो भी कोई बड़े बड़े निर्माण करवा रखे हैं उन्होंने जो वो प्रॉपर फॉलो करते हैं उस चीज़ को, और दिखाने के लिए कि आज भी हम जो हैं आप सबसे अबव हैं. हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन बाकी जगहों पर जैसे इंग्लैंड है तो वहाँ पर राजा लोग आज भी कुछ इस तरह के निर्माण करवाते हैं, या और भी कई देश जहाँ पर इस तरह का मोनार्की चल रही हो उसके लिए वो इस तरह की चीज़ें बनवाते रहते थे, दर्शाने के लिए कि पावर में तो हम ही हैं. अभी तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am, no problem. ओके. फिर मुगल कोर्ट, जो मुगल कोर्ट हुआ करती थी, अब क्या होता था कि मुगल कोर्ट के अंदर राजा जो होता था, राजा का सिंहासन जो होता था, उसके पास में जो लोग बैठते थे ना उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी. अब जैसे इसको आप अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करें तो जैसे स्कूल का एक अपन सिस्टम ले लेते हैं, तो जो डायरेक्टर सर होते हैं उनके पास वाली सीट पे आपको प्रिंसिपल सर दिख जाएंगे, और उसके बाद में आपको वाइस प्रिंसिपल. इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा. तो जो मुगल कोर्ट हुआ करती थी उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि राजा का जो थ्रोन है, जो तख्त है, उसके पास में जो सबसे पास में जो बाकी लोगों के छोटे छोटे सिंहासन लगेंगे या पास की जो सीट्स होंगी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी. ठीक है, इस तरीके से देखा जाता था कि ये राजा के सबसे ज़्यादा खास हैं, या इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, या राजा जो है इनकी सुनते ज़्यादा हैं, या इनकी एडवाइसेस पे चलते हैं. ये आप किसी पर्टिकुलर माइथोलॉजिकल सीरियल जो है उसमें भी, अगर टीवी सीरीज में भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा कि ये जो पास में सीट्स होती हैं वो या तो महामंत्री या इस तरह के जो हाई रैंकर्स होते हैं उनको दी जाती है. ठीक है, अब अगर आप इसको पॉलिटिक्स से कंपेयर करके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास में जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनके जस्ट बिलो जो उनकी पोजीशन होते हैं, डेजिग्नेशन वाले होते हैं, उनको बिठाया जाता है. और आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर भी जो हाई रैंकर है उनके पास में जिन लोगों को बिठाया जाता है उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसको हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही है. प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर. आप इसको पढ़िए अगर, एंड प्लीज़ कंजर अप योर प्रॉब्लम्स. अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे मंडे को. एंड प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट to work on that, and we Okay, have ma'am. to make a decent project with less decorative items. I'm repeating this line again and again. Please don't forget that. Okay? Okay, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. guys. Have a nice day ahead. Okay, ma'am. Thank you. Welcome.